हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में आता है, माइक्रोबायोलॉजी में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसका जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसका एंटीजन स्ट्रक्चर देखेंगे। पैथोजेनेसिस देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, लैब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और वैक्सीन्स। आगे बढ़ते हैं फिर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कॉम्प्लेक्स से होता है। इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजीजेज ऑफ मैनकाइंड एंड अ मेजर कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। तो ये बहुत ही ओल्डेस्ट डिजीज है हमारी मैनकाइंड में और मेजर कॉज करती है डेथ का वर्ल्ड वाइड। इट यूजुअली अफेक्ट्स द लंग्स। लंग्स को मेनली अफेक्ट करती है, ऑल्दो अदर ऑर्गन्स कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व, लेकिन अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जो कि कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस इन ह्यूमंस। दूसरी हमारी है माइकोबैक्टीरियम बोविस, जो कि बोवाइन ट्यूबरकल बेसिलस करती है। बोवाइन ट्यूबरकल बेसिलाई होते हैं जिसमें अदर लेस कॉमन ह्यूमन पैथोजेंस, माइकोबैक्टीरियम एफ्रिकियनम, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी, माइकोबैक्टीरियम कैप्रे, माइकोबैक्टीरियम पिनिपेडी, माइकोबैक्टीरियम कैनेटी, माइकोबैक्टीरियम सूरिकेटी, माइकोबैक्टीरियम ओरिजिस, माइकोबैक्टीरियम मूंगी। रिसेंटली डिस्क्राइब्ड डेसी बेसिलस एंड चिम्पैंजी बेसिलस। These species are closely related antigenically and molecularly। ये सब स्पीसीज एंटीजेनिकली और मोलिकुलरली सिमिलर है, सब क्लोजली रिलेटेड है। ऑफन कंसिडर्ड वेरिएंट्स ऑफ अ सिंगल स्पीसीज। हालांकि ज्यादातर माना जाता है कि ये सिंगल स्पीसीज के वेरिएंट्स हैं। हाउएवर दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय सर्टेन प्रॉपर्टीज, लेकिन इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम सर्टेन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। फिर हम आते हैं एंटीजेनिक स्ट्रक्चर पे। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में क्या क्या स्ट्रक्चर है एंटीजेनिक? तो पहला है सेल वॉल इनसॉल्युबल एंटीजन है जो कि, और दूसरा है हमारा साइटोप्लाज्मिक एंटीजेंस जिसमें हमारा सोल्युबल एंटीजेंस आते हैं। सेल वॉल में देख लेते हैं हम सेल वॉल में क्या क्या होता है। दिस सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट लेयर्स। सेवरल लेयर्स होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में। पहला है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, अरेबिनोग्लाइकन लेयर और माइकोलिक एसिड लेयर। माइकोलिक एसिड जो लेयर है इसकी वजह से इसमें हम जेडन स्टेनिंग करते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर क्या होती है? शेप मेंटेन करती है, शेप एंड रिजिडिटी। इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। इसका डायग्राम ये है। सेल वॉल का सेल मेम्ब्रेन होता है सबसे बाहर, सबसे अंदर, सॉरी, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर होता है लाइपो एरेबिनोमेनन, जो ये चीज बनी हुई है। लाइपो एरेबिनोमेनन है बीच बीच में, ये ये और पेप्टिडोग्लाइकन हो गया पूरा मिला के। ये पूरा जो ये पूरा पार्ट है, ये पेप्टिडोग्लाइकन हो गया। अरेबिनोगलेक्टिन हो गया, ये ब्लू वाला पार्ट, अरेबिनोगलेक्टिन। और फिर हो गया माइकोलिक एसिड हो गए और माइकोसाइट्स हो गए सबसे बाहर की तरफ। तो हमारा क्या था? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर था, शेप और रिजिडिटी मेंटेन करता है। बीच वाली जो लेयर है शेप एंड रिजिडिटी मेंटेन करेगी। फिर आता है अरेबिनोगलेक्टिन लेयर, मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अरेबिनोगलेक्टिन प्रोवाइड करता है। फिर हमारा आता है माइकोलिक एसिड लेयर प्रिंसिपल। ये हमारे अंदर से बाहर को शो करा गया है, अंदर से बाहर को, इनसाइड टू आउट, इनसाइड टू आउट शो करे गए हैं लेयर। माइकोलिक एसिड लेयर में क्या है? प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट मेड ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बना रहता है, अटैच टू अरेबिनोगैलेक्टिन, जो कि अटैच होता है अरेबिनोगैलेक्टिन से। रिस्पॉन्सिबल फॉर लो परमेबिलिटी, एसिड फास्टनेस, रिड्यूस्ड एंट्री ऑफ मोस्ट एंटीबायोटिक्स। तो एसिड फास्टनेस कॉज करता है, लो परमिएबिलिटी कॉज करता है, और एंट्री नहीं होने देता वो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की। आउटर मोस्ट लेयर जो है उसमें हमारा लिपिड्स होता है, ग्लाइकोलिपिड्स और माइकोसाइड्स होते हैं। लिपिड्स में हमारा डाई माइकोलेट्स हो सकते हैं, एसाइलग्लिसरॉल्स हो सकते हैं। और माइकोसाइड्स हमारा होता है फिनोलिक ग्लाइकोलिपिड्स का। मेनली आउटर मोस्ट में हमारा लिपिड वगैरह हो गए, लिपिड और माइकोलिक एसिड। प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं? इंक्लूड पोरिन्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फाउंड थ्रू आउट द लेयर्स।
जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, उसमें वोरिन्स होते हैं जो कि थ्रू आउट लेयर्स कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर होती है beneath the cell wall, contains प्रोटीन्स, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, मेनोसाइट्स और लाइपोएरेबिनोमेनन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेरे तीन पार्ट हो गए, तीन कंपोनेंट हो गए। प्रोटीन हो गया, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, मेनोसाइट्स हो गए और लिपोएरेबिनोमेनन हो गया। फिर हम देखते हैं साइटोप्लाज्मिक एंटीजेंस कौन कौन से होते हैं। तो दीज इंक्लूड एंटीजन 5, 6, 60। इसको एज इट इज डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में और यूज होते हैं सेरोडायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज। अब हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस में आ जाते हैं। पैथोजेनेसिस में सबसे पहला है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, कैसे इन्फेक्शन होता है, किस चीज से। तो ह्यूमन में पल्मोनरी टीबी के केसेस और बोवाइन कंजप्शन ऑफ अनपास्चुराइज्ड इन्फेक्टेड मिल्क। तो हमारा ह्यूमन में जो है पल्मोनरी टीबी जिसे होगा तो उससे स्प्रेड होगा हमारा इन्फेक्शन। और बोवाइन और हमारा एनिमल सोर्स में हमारा अनपास्चुराइज्ड इन्फेक्टेड मिल्क होगा, तो उससे हमारा बैक्टीरिया आ सकता है बॉडी में। फिर आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो सकता है। ह्यूमन का मतलब इसमें यह है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन कैसे होगा। जिसको पल्मोनरी टीबी पहले से होगा उसको होगा ये ह्यूमन से ह्यूमन का इन्फेक्शन। और एनिमल इन्फेक्शन मतलब ये एनिमल सोर्स से इन्फेक्शन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में एयरबॉर्न है कि जैसे जो एरोसोल्स होंगे फ्रॉम कफिंग, स्नीजिंग और स्पीकिंग से इन्फेक्टेड पर्सन के, उससे हमारा इनहेलेशन हो जाएगा अगर बैक्टीरिया का हेल्दी पर्सन में, तो हमारा ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो हमारे ड्रॉपलेट है हमारे बैक्टीरिया के, वो लेस देन 5 माइक्रोमीटर होने चाहिए उनके न्यूक्लियाई, कैन रिमेन एयरबॉर्न फॉर आवर्स। तो हमारे जो 5 माइक्रोमीटर से लेस होंगे न्यूक्लियाई, वो हमारे एयर में प्रेजेंट रहेंगे बहुत घंटों के लिए। इससे अगर ज़्यादा होगा साइज तो वो टिक नहीं पाएंगे एयर में, इसीलिए हमारे साइज छोटे होने चाहिए ड्रॉपलेट के। अप टू 3000 इन्फेक्शियस न्यूक्लियाई पर कप। एक कप में अगर एक बार आदमी खांसता है तो उसमें 3000 इन्फेक्शियस न्यूक्लियाई निकलते हैं। अदर रेयर मोड्स और दूसरे क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। इनोक्यूलेशन, डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट से हो सकता है जो कि रेयर होता है। इंजेक्शन, स्वेलोइंग स्पूटम इन्फेक्ट्स और इन्फेक्टेड मिल्क। इन्फेक्टेड स्पूटम को या फिर मिल्क को अगर स्वेलो कर ले कोई, तो हो सकता है हमारा ट्रांसमिशन बैक्टीरिया का। फिर हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में हमारा क्या क्या आता है। स्प्यूटम पॉजिटिव पेशेंट्स ट्रांसमिट मोर एफिशिएंटली। जो पेशेंट में हमारा ट्यूबरकुलोसिस है और स्प्यूटम उसका पॉजिटिव आया है, वो ट्रांसमिट कर सकता है एफिशिएंटली हमारे बैक्टीरिया को। बेसिलरी लोड, हमारे कितने बैक्टीरिया होने चाहिए नॉर्मली जो कि इन्फेक्शन करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 to power 4 बेसिलाई पर ml इन स्प्यूटम नीडेड फॉर ट्रांसमिशन के लिए। कैविटरी लंग लीजन्स, कैविटरी लंग लीजन्स में अगर किसी को कैविटरी लंग लीजन्स हैं 10 to power 5 to 10 to power 7 एसिड फास्ट बेसिलाई पर ml है, तो वो हाईली इन्फेक्शियस है। कल्चर निगेटिव पल्मोनरी टीबी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी नॉन इन्फेक्शियस, जिनमें हमारा टीबी कल्चर करने पे निगेटिव है तो वो नॉन इन्फेक्शियस है। इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर में क्या क्या आता है। ओवर क्राउडिंग, भीड़ भाड़ वाले एरिया में। पुअरली वेंटिलेटेड स्पेसेस में इंक्रीजेज रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। फिर हम देखते हैं रिस्पेक्ट फॉर प्रोग्रेसिव ट्यूबरकुलोसिस। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है मतलब बैक्टीरिया आ गए हैं, तो फिर आगे ट्यूबरकुलोसिस कैसे प्रोग्रेस करेगा, उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स डेवलप प्रोग्रेसिव डिजीज। कुछ ही पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन में प्रोग्रेसिव डिजीज होती है। कि एंडोजेनस रिस्क फैक्टर इंक्लूड, क्या 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 रिस्क फैक्टर है। लो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसमें प्रोग्रेसिव डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे एचआईवी इन्फेक्शन है किसी को, तो उसमें चांसेस ज़्यादा है टीबी होने के। कोमॉर्बिड कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जिसमें पोस्ट सिलिकोसिस हो, सिलिकोसिस हो, सिलिकोसिस का एक्सपोजर हो। पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन, जिसकी ट्रांसप्लांटेशन हुई हो रीनल या कार्डियक। जेजिनो एलियल बाईपास हुआ हो किसी का। गैस्ट्रेक्टोमी, क्रोनिक रीनल फेलियर या फिर हेमोडायलिसिस, डायबिटीज, आईवी ड्रग अब्यूज और स्मोकिंग, ये सब कंडीशन हमारे
प्रोग्रेसिव ट्यूबरकुलोसिस को प्रोन कर बनाते हैं। फिर हमारा आता है एज। एज में हायर रिस्क इन लेट एडोलेसेंस स्टेज में हमारे ज़्यादा चांसेस होता है, या फिर अर्ली एडल्टहुड में। एल्डरली इंक्रीजेज रिस्क ड्यू टू वेनिंग इम्यूनिटी एंड कोमॉर्बिडिटीज। एल्डरली पर्सन में हमारा रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने लग जाती है तब तक, और हमारे जो कोमॉर्बिडिटीज हैं हमारे वो भी पॉसिबल हो सकती हैं। सेक्स। वुमेन में हमारा हायर रिस्क एट एजेस अराउंड 25 to 34, और मैन में ग्रेटर रिस्क एट ओल्डर एजेस, और मैन में ज़्यादा चांसेस होते हैं ओल्ड एज पे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा आता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सीक्वेंस ऑफ पैथोजेनिक इवेंट्स। तो सीक्वेंस क्या क्या है, पैथोजन हमारे में कैसे कैसे एंटर करता है बॉडी में, कैसे कैसे हमारा डिजीज कॉज करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। हमारा सबसे पहले जो न्यूक्लियाई है, ड्रॉपलेट है, उसका इनहेलेशन होगा बॉडी में। ट्यूबरकल बेसिलाई फ्रॉम इन्फेक्शियस पेशेंट्स आर इनहेल्ड मोस्ट ट्रैप्ड इन अपर एयरवेज। अपर एयरवेज में बहुत सारे ट्रैप हो जाते हैं। अपर एयरवेज में बहुत सारे ट्रैप हो जाते हैं, एक्सपेल्ड बाय सिलेरी एक्शन, और एक्सपेल कर दिया जाते हैं बाहर को सिलेरी एक्शन से। लेस देन 10% ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स रीच एल्वेलाई, और 10% से भी कम जो ड्रॉपलेट्स हैं हमारे एल्वेलाई में पहुंच जाते हैं। एडिशन टू मैक्रोफाइजेस, अब ये एल्वेलाई में चलेगा ही जो, अब उनमें क्या होगा, मैक्रोफाइजेस में एडिशन होगा। लाइपो अरेबिनोमेनन LAM बाइंड्स टू कॉम्प्लीमेंट एंड मेनोज रिसेप्टर्स। मैक्रोफाज पे जो हमारे मेनोज और कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, उस पे हमारा बैक्टीरिया का लाइपो अरेबिनोमेनन अटैच करेगा। लीड्स टू इंटरनलाइजेशन ऑफ बेसिलाई। इसके बाइंड करने से हमारा जो बेसिलाई है वो इंटरनलाइज हो जाएगा, मैक्रोफाज के अंदर चले जाएगा। फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफाजेस। अब जो हमारा मैक्रोफाज है वो फैगोसाइटोसिस करेगा। इनहेंस बाय कॉम्प्लीमेंट C3b मेडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन। सर्वाइवल इनसाइड मैक्रोफाज। अब हमारा जो बेसिलाई है मैक्रोफाज में तो आ गया है, लेकिन जो हमारा LAM लाइपो अरेबिनोमेनन है, इम्पेयर कर देता है फैगोसोम लाइसोसोमल इन्फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जो हमारा लाइपो अरेबिनोमेनन है वो हमारा फैगोसोम लाइसोम फ्यूजन होने नहीं देता, जिसकी वजह से हमारा जो बेसिलाई है वो सर्वाइव कर जाते हैं हमारे मैक्रोफाज के अंदर। इनहिबिट कर देता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम को और फॉस्फेटिडाइल इनएसिटोल 3 फॉस्फेट को। बैक्टीरिया हमारा इनहिबिट कर देता है कैल्शियम और फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 3 फॉस्फेट को। इसको शॉर्ट में PIP3 बोलेंगे, PIP3। रेप्लिकेशन एंड स्प्रेड। अब हमारा जो बेसिलाई है हमारा मैक्रोफाज के अंदर सर्वाइव कर सकता है, तो रेप्लिकेट करेगा और स्प्रेड करेगा अलग अलग ऑर्गन्स में। तो बेसिलाई रेप्लिकेट इनसाइड मैक्रोफेजेस, मैक्रोफाज रप्चर रिलीजिंग बेसिलाई, न्यू फेगोसाइट्स गेट इन्फेक्टेड एंड कंटिन्यू द साइकिल, और कंटिन्यू रहती है हमारी साइकिल। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारी पैथोजेनेसिस जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या है, ट्यूबरकुलोसिस जो है हमारा प्रेजेंट करता है दो फॉर्म्स में। एक तो पल्मोनरी होता है मेनली, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में हमारे अदर ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं। तो पल्मोनरी देखते हैं, तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस काउंट्स फॉर 60 to 90% ऑफ ऑल केसेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो 60 to 90% केस में हमारा जितने भी ट्यूबरकुलोसिस है 60 to 90% हमारा पल्मोनरी वाला होता है। इट कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू प्राइमरी और पोस्ट प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। फर्दर हम प्राइमरी और पोस्ट प्राइमरी में से क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि हमारा नीचे टेबल में दिया गया है। तो इस टेबल को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है क्या है, कंपैरिजन देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। फीचर क्या क्या फीचर हैं और उनका आगे दिया हुआ है। इन प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में रिजल्ट्स ड्यू टू क्यों किसके वजह से होता है, इनिशियल एक्सोगेनस इन्फेक्शन विद ट्यूबरकल बेसिलाई। तो हमारा प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो भी इन्फेक्शन हमारे बाहर से आ रहे हैं ट्यूबरकल बेसिलाई के, उससे होता है। एडल्ट टाइप सेकेंडरी वाला हमारा एक्सोजेनस इन्फेक्शन से भी हो सकता है और एंडोजेनस भी हो सकता है। एंडोजेनस कब होगा, जब हमारा रीएक्टिवेट कर जाएगा जो पहले हमारा एक बार जो कि लीजन हुआ होगा, लेटेंट प्राइमरी लीजन जो पहले हुआ होगा उसको हमारा एक्टिवेट कर जाएगा, तो हमारा एंडोजिनस एंडोजिनसली हमारा सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है।
फिर एज आ जाता है। एज किस में अफेक्ट करता है मेनली, ये तो प्राइमरी वाला चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है मेनली, और सेकेंडरी वाला एडल्ट को मेनली इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। पार्ट ऑफ लंग कॉमनली अफेक्टेड, अब कौन सा लंग का पार्ट हमारा अफेक्ट होता है, तो सब प्लूरल लीजन बन जाते हैं अफेक्टिंग मिडिल एंड लोअर लंग लोब्स। तो सब प्लूरल लीजन होता है मिडिल और लोअर लंग लोब्स में। सेकेंडरी में हमारा एपिकल में होता है, और पोस्टीरियर सेगमेंट्स ऑफ अपर लोब्स। अपर लोब्स इन्वॉल्व होता है मेनली सेकेंडरी वाले में, प्राइमरी वाले में मिडिल और लोअर है। पर अपर के भी हमारे एपिकल और पोस्टीरियर सेगमेंट्स में ज्यादा हमारा अफेक्ट करता है सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। लीजन्स फॉर्म्ड एट इनिशियल साइट्स, तो शुरुआत में कौन कौन से लीजन्स बनते हैं, तो हमारा प्राइमरी में घोन्स फोकस बनता है, जो कि एक फाइब्रोटिक नोडुलर लीजन है। आर फॉर्म्ड, फाइब्रोटिक नोडुलर लीजन हमारा बनता है हमारा घोन फोकस पर प्राइमरी में। और हमारा सेकेंडरी में साइमंस फोकस बनता है और एसमान फोकस। साइमंस फोकस क्या होता है, हेमेटोजेनस सीडलिंग इन द एपेक्स ऑफ लंग्स। तो ये हेमेटोजेनस सीडलिंग करके हमारा ब्लड के थ्रू स्प्रेड करके हमारा अपेक्स ऑफ लंग्स में एक साइमंस फोकस बना देता है। रीएक्टिवेटेड साइमन फोकस, जब ये साइमन फोकस रीएक्टिवेट हो जाएगा विद सेंट्रल केजिएशन, जिसमें हमारा सेंट्रल केसेस नेक्रोसिस होने लग जाए, तो उसको हम असमान फोकस कह देते हैं। फिर आता है लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, तो घोन फोकस विद एसोसिएटेड हाइलर लिम्फेडेनोपैथी इज कॉमनली कॉल्ड एज प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। तो जब हमारा घोन कॉम्प्लेक्स एसोसिएट होगा हमारा हाइलर लिम्फेडेनोपैथी से, तो वो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और हमारा सेकेंडरी वाले में लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट अनविजुअल होता है, नहीं होता ज्यादा। क्लिनिकल फीचर में क्या है, इट में भी एसिम्टोमेटिक, प्राइमरी वाला एसिम्टोमेटिक हो सकता है, और में प्रेजेंट विद फीवर, प्रोडक्टिव कफ, विद और विदाउट हेमोटाइसिस, एंड ओकेजनली प्लूराइटिक चेस्ट पेन, नाइट स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग और वेट लॉस। तो ये हमारे फीचर हो गए प्राइमरी में। फिर हमारा आता है सेकेंडरी में। सेकेंडरी में हमारा लीजन्स जो होते हैं वो नेक्रोसिस करते हैं और टिश्यू डिस्ट्रॉय करते हैं, लीडिंग टू कैविटी फॉर्मेशन, जिससे कैविटी बनने लग जाती है। और मोस्ट कॉमनली हमारी कैविटी जो है लंग्स में वगैरह में बनती है, लंग्स में ही बनती है। सिम्टम्स आर सिमिलर, सिम्टम्स सिमिलर होते हैं जैसा प्राइमरी में है, बट मोर प्रोनाउंस, लेकिन ज्यादा प्रोनाउंस रहते हैं। फेट, अब इससे क्या क्या हो सकता है प्राइमरी वाले ट्यूबरकुलोसिस से, तो इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस लीजन्स हील स्पॉन्टेनियसली, लीजन जो है खुद ही अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बिकम कैल्सिफाइड, जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारा हाइलर लिम्फेडेनोपैथी भी इन्वॉल्व है, वो कैल्सिफाई करके रैंक के कॉम्प्लेक्स बना सकता है, रैंक के कॉम्प्लेक्स। Rarely in children with impaired immunity, progressive primary tuberculosis develops and spreads by local invasion and by lymphatics. तो रेयर केस में हमारे जो चिल्ड्रन है कम इम्यूनिटी के साथ, उनमें प्रोग्रेस कर सकता है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन मेनली हमारा प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हील कर जाता है अपने आप ही। सेकेंडरी वाले में इन मेजोरिटी ऑफ केसेस दिस नेक्रोटिक मटेरियल ब्रेक्स इनटू द एयरवेज, जो नेक्रोटिक मटेरियल है एयरवेज में चले जाता है, लीडिंग टू ब्रोंकोजेनिक स्प्रेड, जिससे ब्रोंकोजेनिक स्प्रेड होता है टू द सेम और अपोजिट लंग, फॉर्म सैटेलाइट लीजन्स व्हिच कोलेप्स प्रोड्यूसिंग केजिएटिंग निमोनिया। ये हमारा जो नेक्रोटिक मटेरियल है जब हमारे स्प्रेड करेंगे लंग्स में, तो केजिएटिंग निमोनिया कर सकते हैं, केजिएटिंग निमोनिया कर सकते हैं। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ बैक्टीरियल लेडन स्पूटम, बैक्टीरिया जो हमारे स्पूटम में है वो उसका एक्सपेक्टोरेशन हो सकता है न्यूमोनिया की वजह से। हेमाटोजेनस स्प्रेड लीडिंग टू सीडलिंग ऑफ बेसिलाई इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। अब जो ये बेसिलाई है अलग अलग ऑर्गन में जाके हमारे ग्रेनुलोमा बनाएंगे, और रेयरली हील्स स्पॉन्टेनियसली, और ये ठीक भी नहीं होते। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलता है, जो कि अपने आप ठीक नहीं होते। तो हमारा प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस मेनली खत्म हो गया। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में हमने देखा ये प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बाद हमारा आता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, ईपीटीबी रिजल्ट्स फ्रॉम हेमाटोजेनस डिसेमिनेशन, ब्लड के थ्रू डिसेमिनेशन होता है ट्यूबरकल बेसिलाई का टू वेरियस ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स में। दो ईपीटीबी कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 10 to 40% ऑफ ऑल केसेस ऑफ टीबी। दो हमारा जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी है वो 10 से 40% ही होता है टीबी, जितने भी टीबी के केसेस हैं। हमारा 60 से 70%, हमारा 60 से 90%, 60 से 90% हमारा पल्मोनरी था, और 10 से 40% हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी है।
इन एच आई वी पॉजिटिव पेशेंट्स में 10 से 40% हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। दी फ्रीक्वेंसी इज मच हायर अकाउंटिंग अप टू टू थर्ड ऑफ ऑल केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। और जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, टू थर्ड ऑफ ऑल केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में। टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या क्या अलग अलग तरीके के ट्यूबरकुलोसिस होते हैं। तो जैसे कि इसका नाम से पता लग रहा है कि ये अलग अलग ऑर्गन्स में फैल जाता है, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। तो पहला है ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडेनाइटिस, तो लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया सबसे पहले। मोस्ट कॉमन ईपीटीबी कॉमन कॉमन फॉर्म है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है ईपीटीबी की। 35% के आसपास कॉमन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में सबसे ज्यादा होता है। प्रेजेंट्स एज पेनलेस स्वेलिंग इन द नेक, और पेनलेस स्वेलिंग होने लग जाती है नेक में। नो वार्मथ और डिस्कलरेशन, कोई वार्मथ या फिर डिस्कलरेशन देखने को नहीं मिलता। प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस, फिर अब लंग लंग में हमारा प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस करेगा। अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ ईपीटीबी केसेस। प्रेजेंट एज प्लूरल इफ्यूजन, और प्रेजेंट करता है प्लूरल इफ्यूजन की फॉर्म में प्रोग्रेस टू ट्यूबरकुलोस एम्पाइमा, और ट्यूबरकुलोस एम्पाइमा कर सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा तीसरा, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ अपर एयरवेज। अपर एयरवेज में ट्यूबरकुलोसिस कर सकता है, इन्वॉल्व लैरिंग्स, फेरिंग्स और एपिग्लोटिस। सिम्टम्स में हॉर्सनेस आएगी, डिस्फोनिया, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ। फिर आता है जेनिटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस। जेनिटल ऑर्गन्स में भी हमारे ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड कर सकता है, इंक्लूड्स रीनल एंड जेनिटल टीबी, डक्ट्स, किडनी, फैलोपियन ट्यूब्स, एंडोमेट्रियम, एपिडिडाइमिस। तो ये हमारी जो चीजें हैं, किडनी, फैलोपियन ट्यूब्स, एंडोमेट्रियम, एपिडिडाइमिस, ये सब इन्फेक्ट हो सकती हैं ट्यूबरकुलोसिस से, अफेक्ट हो सकती हैं ट्यूबरकुलोसिस से। स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस होता है हमारा। स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस में हमारा स्पाइन इफेक्ट होती है, हिप्स, नीज और वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं जो। मिकोज काइफोसिस कर सकता है, और कोल्ड एब्सेस हो सकता है। फिर हमारा आता है ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द सीएनएस। सीएनएस का ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कॉमन इन चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन में कॉमन होता है, इन्वॉल्व्स मेनिंजेस एंड ट्यूबरकुलोमा। हमारा जो स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस है उसमें जो स्पाइन है, स्पाइन में हमारा एक स्पेसिफिक डिजीज होती है जिसको कहते हैं पोर्ट्स डिजीज, या फिर ट्यूबरकुलस स्पॉन्डिलाइटिस। तो स्पाइन की ये डिजीज होती है। फिर हम आ गए थे सीएनएस पे। सीएनएस में देखा हमने मेनिंजेस कर सकता है, ट्यूबरकुलोमा कर सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस कर सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस में, एक सेकंड, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस में हमारा अफेक्ट करता है टर्मिनल इलियम को और सीकम को। टर्मिनल इलियम और सीकम को अफेक्ट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। इलियम और सीकम को मेनली अफेक्ट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस में। स्प्रेड वाया swallowed स्पूटम, swallow जो हमने किया स्पूटम और डायरेक्ट सीडिंग से हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ट्यूबरकुलस पेरिकार्डाइटिस। ट्यूबरकुलस पेरिकार्डाइटिस में क्या है, रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम लिम्फ नोड्स और हेमोडोजेनस स्प्रेड। हमारा डायरेक्ट एक्सटेंशन हो सकता है लिम्फ नोड से, या फिर ब्लड के थ्रू, और पेरिकार्डाइटिस कर सकता है, पेरिकार्डाइटिस। मतलब इसमें कुल मिला के हमारे सारे सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाएंगे। हार्ट में हमारा पेरिकार्डाइटिस हो गया, जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जेनेटो यूरिनरी हो गया हमारा, प्लूरल हो गया, लंग इन्वॉल्व हो गया, सीएनएस इन्वॉल्व हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, सब चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। ट्यूबरकुलस हमारा नौवा आता है, ट्यूबरकुलस स्किन लीजन्स। ट्यूबरकुलस स्किन लीजन्स में स्क्रोफ्लोडर्मा हो गया, स्क्रोफ्लोडर्मा, और ल्यूपस वल्गैरिस हो गया। नोड्यूल्स बन जाते हैं स्किन पे, फॉर्म नोड्यूल्स ऑन द स्किन। फिर आता है मिलियरी और डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। मिलियरी और डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस में कॉज बाय हेमेटोजेनस स्प्रेड ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई। ब्लड के थ्रू जो स्प्रेड करता है ट्यूबरकल बेसिलाई वो होता है इसमें। लीड्स टू येलोइस ग्रेनुलोमेटस लीजन्स। इसमें येलोइस ग्रेनुलोमेटस लीजन्स बन जाते हैं, रिजेंबलिंग मिलेट सीड्स, जिसको कि मिलेट सीड्स की तरह दिखते हैं। अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। मोर कॉमन एच आई वी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, और एच आई वी वाले पर्सन में ज़्यादा होता है। पोस्ट टीबी एस्परजिलोसिस। पोस्ट टीबी एस्परजिलोसिस में क्या होता है, कोलोनाइजेशन हो जाता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस का इन रेजिडुअल टीबी कैविटीज। जो टीबी में कैविटीज बन चुकी हैं उसमें हमारा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस का इन्फेक्शन हो जाता है, कोलोनाइजेशन हो जाता है।
में प्रेजेंट एज सिंपल एस्परजिलोमा, फंगल वॉल, या फिर क्रोनिक कैविटरी स्पेजिलोसिस। तो हमारा ये तो सिंपल, या तो सिंपल एस्परजिलोमा हो जाएगा या फिर क्रोनिकली कैविटरी एस्परजिलोसिस हो जाएगा। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? सिम्टम्स इंक्लूड रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट, हेमेप्टाइसिस, कफिंग में ब्लड आ सकता है, और वेट लॉस देखने को मिलेगा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में, क्लिनिकल फीचर्स में हमारा इतना ही था, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी फॉर्म्स में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा आता है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में क्या क्या होगा? स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे सबसे पहले। पल्मोनरी होगा तो स्प्यूटम कलेक्ट करेंगे, दो स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, इसमें एक स्पॉट स्पॉट कलेक्शन करेंगे, और एक अर्ली मॉर्निंग का स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। और गैस्ट्रिक एस्पिरेट भी कलेक्ट कर सकते हैं हमारा चिल्ड्रन में। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे वहां से जहां पर हमारा इन्फेक्शन हो रखा है, जहां पर हमारा साइट इन्वॉल्व है, वहां से हमारा स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। जैसे मेनिंजाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है, तो मेनिंजेस से हमारा कलेक्ट कर सकते हैं स्पेसिमेन। तो ये चीज है। फिर हम आते हैं दो हमारे जो मेनली स्पेसिमेन कलेक्शन है, उसमें दो चीजें लिखनी है, स्पॉट और अर्ली मॉर्निंग कलेक्शन करना है स्पूटम का। फिर आता है डाइजेशन, डिकॉन्टामिनेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिमेन। डाइजेशन, डिकंटामिनेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिमेन, कि जो स्पेसिमेन है उनका हम कंसंट्रेशन कैसे करेंगे? तो हम यूज कर सकते हैं मॉडिफाइड पेट्रॉफ मेथड। मॉडिफाइड पेट्रॉफ मेथड में 4% NaOH यूज होता है, और NaLC यूज कर सकते हैं। NaLC मतलब एन एसिटाइल एल सिस्टीन, 2% NaOH के साथ। तो इससे हमारा जो स्पेसिमेन है वो कंसंट्रेटेड रहेंगे। मॉडिफाइड पेट्रॉफ मेथड और NaLC, इसकी जो हमारी लैब डायग्नोसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी इसका क्वेश्चन आ जाता है टीबी की लैब डायग्नोसिस के लिए। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे फिर बाई एसिड फास्ट स्टेनिंग से, जिसमें जील नेल्सन स्टेनिंग आती है। लॉन्ग स्लेंडर बीडेड लेस यूनिफॉर्मली स्टेन्ड रेड एसिड फास्ट बेसिलाई देखने को मिलते हैं, जो कि इस डायग्राम में शो कर रखा है। जेड एन स्टेनिंग ऑफ स्पूटम स्मेयर शोइंग लॉन्ग स्लेंडर एंड बीडेड रेड कलर्ड एसिड फास्ट बेसिलाई, ये हो गया रेड कलर एसिड फास्ट बेसिलाई। फिर हम आते हैं किन्यून्स, कोल्ड एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कर सकते हैं। फ्लोरोसेंट औरामिन स्टेनिंग कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा सेंसिटिव होता है। स्मेयर्स कैन बी स्क्रीन्ड मोर रैपिडली देन जेड एन स्टेन। तो इसमें हम ज़्यादातर स्क्रीन कर सकते हैं ज़्यादा रैपिडली, ज़्यादा जल्दी 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 में जेड एन वाले से। तो औरामिन का जो है वो पिक्चर इसमें शो करा है, इस सेकंड वाले पिक्चर में, बी वाले में। औरामिन फिनोल स्टेनिंग ऑफ प्यूटम स्मेयर, ट्यूबरकल बेसिलाई अपीयर ब्राइट ब्रिलियंट ग्रीन अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। तो डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट में हमारे ब्राइट ब्रिलियंट ग्रीन हमें बेसिलाई देखने को मिलते हैं। कन्वेंशनल कल्चर मीडिया में क्या क्या कर सकते हैं? तो कन्वेंशनल कल्चर मीडिया में लवनस्टीन जेनसन मीडियम करेंगे, हम यूज करेंगे, जिसको 6 से 8 हफ्ते लग जाएंगे। 6 से 8 हफ्ते लग जाएंगे, तो इसका मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है। लवनस्टीन जो हमारे कन्वेंशनल है वो टाइम कंज्यूमिंग है। लवनस्टीन जेनसन मीडियम में क्या दिखेगा हमें? रफ, टफ और बफ कलर्ड कॉलोनीज इन 6 से 8 हफ्ते में। फिर हम देखते हैं ऑटोमेटेड कल्चर मेथड्स में क्या क्या होगा। ऑटोमेटेड कल्चर मेथड में हमारा 3 से 4 हफ्ते में हो जाएगा, जिसमें आता है पहला MGIT सिस्टम, जो कि स्पेशली हमारा ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। ये MGIT सिस्टम माइकोबैक्टीरियम के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए डिटेक्ट्स ग्रोथ, जो कि ग्रोथ डिटेक्ट करता है, एंड रेसिस्टेंस टू एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, और एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी भी ये डिटेक्ट करता है। फिर हमारा आता है कल्चर आइडेंटिफिकेशन। ऑटोमेटेड वाले में मल्टीटॉप हो गया। MPT64 एंटीजन डिटेक्शन हमारा इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से हो गया। फिर हम आते हैं मॉलिकुलर मेथड्स पे। मॉलिकुलर मेथड्स में हमारा मॉलिकुलर मेथड्स में हमारा PCR आता है, CBNet आता है, जीन एक्सपर्ट, ट्रूनेट और लाइन प्रोब ऐसे आता है। तो PCR में हम डिटेक्ट करेंगे IS6110 जीन। तो IS611, नहीं, 6110 जीन, मतलब 6110 जीन, IS6110 जीन डिटेक्ट करेंगे PCR में। CBNet मशीन में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और रिफेम्पिसिन के लिए रेसिस्टेंस भी डिटेक्ट कर सकते हैं।
टर्न अराउंड टाइम 2 आवर्स, 2 आवर्स में पता चल जाएगा। लाइन प्रोब ऐसे करेंगे, लाइन प्रोब ऐसे में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, रेसिस्टेंस डिटेक्ट कर सकते हैं टू फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के लिए। टर्न अराउंड टाइम इसका 2 से 3 दिन का है, 2 से 3 दिन में पता लगेगा। ये डायग्राम वगैरह दिए गए हैं, अलग अलग जो कल्चर मीडिया ऑटोमेटेड और कन्वेंशनल हम यूज कर रहे हैं। तो जो हमारा कन्वेंशनल है लवनस्टीन जेनसन मीडियम, वो हमारा पहला वाला डायग्राम में शो करा गया है, ये वाला लवनस्टीन जेनसन मीडियम में रफ रफ टफ रफ टफ और बफ कलर्ड कॉलोनीज, बफ कलर्ड कॉलोनीज देखने को मिलेगा हमें, रफ टफ बफ कलर्ड कॉलोनीज। फिर हमारा आ जाता है ये वाली मशीन, इस मशीन का नाम है बैकटेक MGIT। बैकटेक MGIT ये मशीन हो गई, बैकटेक MGIT। और फिर हमारा तीसरा वाला हो गया MGIT लिक्विड कल्चर मीडियम। MGIT का ये हो गया MGIT लिक्विड कल्चर मीडियम। फिर आता है हमारा बैकटेक MGIT। फिर आता है हमारा जीन एक्सपर्ट, लास्ट वाला जो पिक्चर है हमारा जीन एक्सपर्ट का है विद कार्ट्रिज, ये कार्ट्रिज हो गई इसकी जीन एक्सपर्ट का। तो हमारा मोलिकुलर कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा डायग्नोसिस ऑफ लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस करने के लिए हम कर सकते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जिसे मोन्टॉक्स टेस्ट भी कहते हैं, और इंटरफेरोन गामा रिलीज जैसे IGRA, इंटरफेरोन गामा रिलीज जैसे कर सकते हैं। तो लैब डायग्नोसिस में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो गाइज अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग ससेप्टेबल टीबी के लिए और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के लिए। तो इसमें मेनली हमारा क्या होता है, टीबी के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं उनमें कुछ कुछ ड्रग्स की रेसिस्टेंट हो जाती है, तो हमें ड्रग रेसिस्टेंस यूज करना पड़ता है, रेसिस्टेंट ड्रग्स यूज करनी पड़ती है। तो ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है कौन कौन से इसके ट्रीटमेंट रेजिमेन होंगे। तो जो हमारा RNTCP रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम जो हमारा रेजिमेन देता है, उसमें हमारे फर्स्ट लाइन एजेंट्स होते हैं और और सेकंड लाइन एजेंट्स होते हैं। फर्स्ट लाइन एजेंट्स और सेकंड लाइन एजेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट लाइन एजेंट में हमारे 4 ड्रग होती है, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथेम्ब्यूटॉल। HRZE, जिसे HRZE कहते हैं, HRZE। और हमारा सेकंड लाइन एजेंट्स हमारा मेनली तब यूज होता है जब हमारा रेसिस्टेंट होता है टीबी तब। तो उसमें हमारे अलग अलग ग्रुप आते हैं, जिसमें पहले है सबसे पहले ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो ग्रुप ए में फ्लोरोक्लिनोलोन्स आते हैं, ग्रुप ए में फ्लोरोक्लिनोलोन्स आते हैं, ग्रुप बी में सेकंड लाइन इंजेक्टेबल एजेंट्स आते हैं, और ग्रुप सी में अदर सेकंड लाइन एजेंट्स आते हैं, और डी में एड ऑन एजेंट्स आते हैं, जो कि हमारे नॉट पार्ट ऑफ द कोर MDR टीबी रेजिमेंट, जो कि हमारे पार्ट नहीं है कोर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी रेजिमेंट के, लेकिन हम फिर भी यूज करते हैं। फिर ग्रुप डी भी फर्दर डिवाइडेड है, ग्रुप D1 में, D2 में और D3 में। D1 में हमारे फर्स्ट लाइन एजेंट्स ZEHH हो गए, पाराजिनामाइड, थेम्बुटॉल, हाइड्रोइसोनिazid। न्यू एजेंट्स में हमारे बेडाक्विलिन, डेलामिनिड हो गया। अदर एजेंट्स में पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड पास, इमिपेनम, सिलास्टेटिन, IPM-CLS, मीरोपेनम हो गया, एमोक्सिसिलिन, क्लेवलेनेट हो गया, और थायो एसिटाजोन हो गया। ये हमारे डी वाले हो गए। हमारे ए वाले में लीवोफ्लॉक्सासिन है, मोक्सिफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन। ग्रुप बी वाले में, जिसमें इंजेक्टेबल है, उसमें एमिकेसिन, कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ज़्यादा यूज होता है। फिर हमारा आता है अदर सेकंड लाइन एजेंट्स में एथियोनामाइड, प्रोपियोथेनामाइड, प्रोथियोनामाइड, इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, टेरिजिडोन, साइक्लोसेरिन, टेरिजिडोन, लिनेजोलिड, LZT, क्लोफाजिमिन, क्लोफाजिमिन होता है।
तो ये सेकंड लाइन एजेंट्स होते हैं अदर में, ग्रुप सी में आते हैं जो कि। तो ये हमारे हो गए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। फिर अब हम देखते हैं कि ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग के बेसिस पे हम क्या क्या ट्रीटमेंट रेजिमेन देंगे, कि कौन सी ड्रग रेसिस्टेंट है तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट रेजिमेन देंगे, और कौन सी नहीं है तो उसके लिए क्या देंगे। तो सबसे पहले ऑल केसेस ऑफ टीबी जो है, जितने भी ट्यूबरकुलोसिस के केसेज हैं, उनका हम सीबी नेट करेंगे। सीबी नेट से हमें पता लगेगा कि रिफेम्पिसिन रेसिस्टेंट टीबी है या फिर रिफेम्पिसिन सेंसिटिव टीबी है। सबसे पहले रिफेम्पिसिन की टेस्टिंग करेंगे, ड्रग टेस्टिंग। तो अगर हमारा रिफेम्पिसिन रेसिस्टेंट टीबी हमें मिलता है, तो हम सेकंड लाइन प्रोब ऐसे करेंगे। अगर हमारा रिफेम्पिसिन सेंसिटिव टीबी है, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लाइन प्रोब ऐसे में ही हम चेक करेंगे दोबारा। तो फर्स्ट लाइन प्रोब ऐसे में अगर हम आइसोनियाजेट की सेंसिटिव देखते हैं, मतलब आइसोनियाजेट के लिए सेंसिटिव है, तो इसका मतलब हम ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस रेजिमेन चलाएंगे। फर्स्ट लाइन ड्रग होती है जिसमें खाली, इसमें हमारा सारे ड्रग के लिए सेंसिटिव होता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस, तो इसमें हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कोई दूसरी ड्रग की ज़्यादा। तो फर्स्ट लाइन ड्रग काम कर जाएगी हमारी। और दूसरे में हमारा आइसोनियाजिड का अगर रेसिस्टेंट हो गया, तो हम एच मोनोपोली रेजिमेन यूज करेंगे, जिसमें हमारा जो ट्रीटमेंट रेजिमेन है वो थोड़ा डिफर करेगा। एच मोनोपोली रेजिमेन में हमारा, जैसे कि इसमें दूसरी टेबल में हमें दिया गया है, एच मोनोपोली रेजिमेन में हमारा हमारा लीवोफ्लॉक्सासिन, कानामाइसिन और आर ई जेड हम यूज करेंगे इंटेंसिव फेज 3 to 6 मंथ्स के लिए, और 6 मंथ्स के लिए फर्दर लीवोफ्लॉक्सासिन आर ई जेड। तो हमारा इसमें क्या मिसिंग है, एच मिसिंग है। तो एच मोनोपोली वाले में हमारा आइसोनियाजिड हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आइसोनियाजिड की तो हमारी रेसिस्टेंस हो चुकी है। तो ऐसे ही हम फर्दर देखेंगे, जैसे सबसे पहला जो हमारा था ड्रग ड्रग सेंसिटिव वाले में, हमने उसमें सिंपल 2 महीने के लिए एच आर जेड यूज करा और 4 महीने के लिए एच आर यूज करा। 2 फेज में यूज करते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग, इंटेंसिव और कंटिन्यूअस फेज में, कंटिन्यूएशन फेज में। तो सबसे पहले ड्रग सेंसिटिव वाले में हमने ये देखा। फिर एच मोनोपोली वाले में देखा हमने कि 3 to 6 मंथ्स के लिए लीवोफ्लॉक्सासिन का नाम आइसिन आरईजेड दे रहे हैं, और फर्दर 6 मंथ के लिए लीवोफ्लॉक्सासिन आरईजेड। फिर हम फर्दर आ जाते हैं सेकंड लाइन वाले, सेकंड लाइन प्रो वैसे में। तो सेकंड लाइन, अब तो इसमें रिफेम्पिसिन की रेजिस्टेंट होगी, तो सेकंड लाइन वाले में फ्लोरोक्विनोलोन और सेकंड लाइन इंजेक्टेबल एजेंट सेंसिटिव, अगर ये दोनों काम कर रहे हैं, तो हम मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी यूज करेंगे, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी रेजिमेन यूज करेंगे, जिसमें हमारा क्या कौन कौन सी ड्रग आएंगी। अब हमारा फ्लोरोक्विनोलोन और सेकंड लाइन इंजेक्टेबल काम कर सकती है, तो हमारे ये ड्रग आएंगी इसमें। तो एमडीआर टीबी में हम यूज करेंगे, एक दो होते हैं इसमें भी, शॉर्टर एमडीआर टीबी और कन्वेंशनल एमडीआर टीबी। तो मोक्साफ्लोक्सासिन, कानामाइसिन, इथोनामाइड, क्लोफेजिमिन, जेड से पाराजिनामाइड, एच एच ई, आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड की एच एच इसलिए लिखा है क्योंकि ये दूसरी फॉर्म है आइसोनियाजिड की, जिसमें हाई डोज आइसोनियाजिड होती है। हाई डोज आइसोनियाजिड यूज करेंगे, और ई से थियोब्यूटॉल। फिर फर्दर 5 मंथ के लिए मॉक्सिफ्लोक्सासिन। मॉक्सिफ्लोक्सासिन में भी हाई डोज मॉक्सिफ्लोक्सासिन यूज करेंगे, हाई डोज ऑफ मॉक्सिफ्लोक्सासिन यूज करेंगे। हाई डोज ऑफ मॉक्सिफ्लोक्सासिन यहाँ पर लिखा हुआ है। हाई डोज मॉक्सिफ्लोक्सासिन यूज करेंगे, क्लोफेजिमिन, पायरेथिनामाइड, एथेम्ब्यूटोल। तो इसमें हमारा मेनली जो फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज हो सकते हैं, इसलिए हम मॉक्सिफ्लोक्सासिन यूज कर रहे हैं। और वैसे भी हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स में मॉक्सिफ्लोक्सासिन आता है। फिर अगर हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स के लिए रेसिस्टेंट हो जाए टीबी, लेकिन हमारा सेकंड लाइन इंजेक्टेबल के लिए सेंसिटिव है, तो हम प्री एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रेजिमेन फॉलो करेंगे, जिसमें हमारा आता है ये वाला पार्ट है, जो कि रेजिमेन फॉर एमडीआर आर आर प्लस आर एफ क्यू क्लास। तो इसका कहने का मतलब है कि जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट रेजिमेन भी फॉलो होगा हमारा, और रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट भी है, प्लस हमारा फ्लोरोक्विन के लिए भी रेजिस्टेंट हो गया।
तो फ्लोरोक्विन के लिए भी रेसिस्टेंट हो गया था, फ्लोरोक्विनोलोन यूज नहीं करेंगे। हाँ, और हम इसमें यूज करेंगे सेकंड लाइन इंजेक्टेबल्स। सेकंड लाइन इंजेक्टेबल्स हमारा अभी सेंसिटिव है, तो हमारा कानामाइसिन आ गया, केएम से कानामाइसिन। इसमें हम जो ये शॉर्ट में हमें डिनोट कर रखे हैं सिंबल, यहाँ नीचे से देख सकते हैं क्या क्या यूज कर रखे हैं। तो केएम का मतलब यहाँ पर क्या कानामाइसिन है, यहाँ पर से पता लगेगा। कानामाइसिन, एथेनोमाइड, साइक्लोसेरिन, पारिजिनामाइड, लिनेजोलेट, क्लोफाजिमिन और प्लस बेडाक्विलिन। तो ये हमारा प्री एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी में यूज करेंगे हम। 6 से 9 महीने के लिए ये वाली हो गई, 6 मंथ में के लिए पेडाक्विलिन है, और 18 मंथ के लिए हमारा इथेनोमाइड, साइक्लोसेरिन, लेनाजोलेट, क्लोफाजिमिन। तो हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा ड्रग रेसिस्टेंट बढ़ता है तो कंटिन्यूएशन फेज हमारा जो है वो इंक्रीज कर जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम के लिए हमें ड्रग देनी पड़ती है। फिर हमारा दूसरा एक आता है जिसमें मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, रिफेम्पिसिन रेसिस्टेंट प्लस SLI रेसिस्टेंट क्लास, मतलब सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल रेसिस्टेंट क्लास। तो हमारा तो पहले वाले में फ्लोरोक्विनिल रेसिस्टेंट था, तो हम फ्लोरोक्विनोलोन यूज नहीं कर रहे थे। अब हमारा सेकेंड लाइन एजेंट भी रेसिस्टेंट हो गया इस वाले में, तो हम सेकेंड लाइन एजेंट यूज नहीं करेंगे इसमें अब। तो हमारा इसमें कौन कौन सी ड्रग आएंगी, सेकेंड लाइन एजेंट जो हमने देखे थे, एमिकेसिन, कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब यूज नहीं करेंगे अब हम। तो पहला हमारा आ गया LFX, 6 से 9 महीने के लिए। LFX का मतलब लीवोफ्लॉक्सासिन यूज करेंगे, लीवोफ्लॉक्सासिन, CM, कैप्रियोमाइसिन यूज करेंगे, इथेनोमाइड, साइक्लोसेरिन, पायराजिनामाइड, लिनेजोलेट, क्लोफाजिमिन और 6 महीने के लिए बेडाक्विलिन। और कंटिन्यूएशन में LFX मतलब लीवोफ्लॉक्सासिन, इथेनोमाइड, साइक्लोसेरिन, लिनेजोलेट। फिर हमारा आता है एक ऐसा केस लास्ट वाला, हमने ये भी देख लिया, फ्लोक्विनोल सेंसिटिव SLI सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल रेसिस्टेंट, जिसको हम प्री एक्सटीआर टीबी रेजिमेन में काउंट करते हैं। फिर हमारा एक ऐसा कंडीशन आता है लास्ट वाला जिसमें फ्लोरोक्विनोलोन भी रेसिस्टेंट हो जाएंगे और सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल भी रेसिस्टेंट हो जाएंगे। तो उस चीज को हम कहते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट टीबी रेजिमेन। तो हमारा ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट रेजिमेन बन जाता है लास्ट केस में, जिसमें हम यूज करते हैं मोक्सीफ्लोक्सासिन हाई डोज में। फिर CM से हमारा होता है, CM किस लिए कहा, हमारा CM था कैप्रियोमाइसिन के लिए, कैप्रियोमाइसिन, इथेनोमाइड, साइक्लोसेरिन, लिनेजोलिट, क्लोफाजिमिन, पायरेसिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल। 6 से 12 महीने के लिए, और 18 महीने के लिए मोक्सीफ्लोक्सासिन हाई डोज में इथेनोमाइड, साइक्लोसेरिन, लिनेजोलिट, क्लोफाजिमिन और इथेम्ब्यूटोल। तो मेनली हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है ट्रीटमेंट रेजिमेन, जिसमें हमने देखा कि हमें हमारी ड्रग ड्रग के हिसाब से सेंसिटिव है या रेसिस्टेंट है, उसके हिसाब से हमें ड्रग रेजिमेन कितने टाइप की मिल जाएगी ट्यूबरक्लोसिस में। एक पहली हो गई ड्रग सेंसिटिव, दूसरी होगी एच मोनोपोली, तीसरी होगी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, रिफेम्पिसिन रेसिस्टेंट टीबी भी जिसे कहेंगे, चौथी हो गई प्री 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 एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, पांचवी हो गई एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। तो ये 5 रेजिमेन हमारे नॉर्मली फॉलो किए जाते हैं अलग अलग ड्रग ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से। तो हमारे ट्रीटमेंट में इतना ही था। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज पे। लास्ट है हमारा इसमें वैक्सीन प्रोफाइलैक्सिस। वैक्सीन प्रोफाइलैक्सिस में क्या कौन कौन सी वैक्सीन हम यूज करते हैं, तो सबसे पहला है हमारा BCG वैक्सीन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन। तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन में क्या होता है, BCG वैक्सीन में जनरल इन्फॉर्मेशन इसकी क्या है, कैलमेट और ग्यूरिन ने इसको 1921 में बनाया था, यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के प्रोफाइलैक्सिस के अगेंस्ट ये दी जाती है। इन इंडिया WHO रिकमेंडेड डेनिस 1331 स्ट्रेन, इंडिया में डेनिस 1331 स्ट्रेन रिकमेंड करती है WHO। प्रिपेयर्ड एट सेंट्रल BCG लेबोरेटरी गिंडी इन चेन्नई, रिकॉन्स्टिट्यूशन इन चेन्नई में। अब नेक्स्ट है रिकॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हम इसे एडमिनिस्टर करेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद नॉर्मल सेलाइन के साथ दे सकते हैं और डिस्टिल वाटर के साथ। मस्ट बी यूज्ड विद इन 1 आवर, 1 आवर के अंदर देना है। 0.1 ml डोज रहेगी, 0.1 मिलीग्राम TU।
रूट होगी इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल रूट रूट से देंगे इसे यूजिंग 26 गॉज ट्यूबरकुलिन सीरीज से, 26 गॉज की ट्यूबरकुलिन सीरीज से। पोस्ट वैक्सीनेशन फेनोमेना क्या होगा? वैक्सीनेशन के बाद क्या हो सकता है? पेप्यूल बन सकते हैं, सेलो अल्सर बन सकते हैं और परमानेंट राउंड स्कार हो सकता है। में लीड टू पॉजिटिव मोंटोक्स टेस्ट, पॉजिटिव मोंटोक्स टेस्ट मिल सकता है हमें देखने को, जो कि हमें लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में यूज करते हैं। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कितनी देगा ये हमारी बीसीजी वैक्सीन? ये 80% तक एफिकेसियस हो सकती है। इम्यूनिटी 15 से 20 साल तक लास्ट करती है, हमारा प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी 15 से 20 साल तक। प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस एंड डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। हमारा प्रोटेक्शन देता है मेनली मेनिंजाइटिस और जो हमारा स्प्रेड करता है टीबी उसके लिए। कॉम्प्लिकेशंस में हमारे क्या क्या आएंगे? कॉम्प्लिकेशंस में मोस्ट कॉमन हमारे अल्सरेशन देखने को मिल सकते हैं, रीजनल लिम्फेडेनाइटिस देखने को मिलती है, और रेयर फेनोमेना है हमारा जो उसमें किलॉइड देखने को मिलेगा, ल्यूपस लीजन बन जाएंगे, ऑस्टियोमाइलाइटिस देखने को मिलेगा, नॉन फेटल मेनिंजाइटिस, प्रोग्रेसिव ट्यूबरकुलोसिस और डिसेमिनेटेड बीसीजी इन्फेक्शन। इंडिकेशंस, अब क्या क्या इंडिकेशन किस किस को हम दे सकते हैं? गिवन टू न्यूबॉर्न्स को दे सकते हैं, कैन बी डिलेड अप टू 2 इयर्स, 2 इयर्स तक डिले कर सकते हैं, समटाइम्स गिवन आफ्टर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, और कभी कभी ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के बाद देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या क्या है? HIV पॉजिटिव चाइल्ड में नहीं देंगे ये, चाइल्ड बॉर्न टू एसिड फास्ट बेसिलस पॉजिटिव मदर में नहीं देंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड में नहीं देंगे, जनरलाइज एक्जिमा में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे इस वैक्सीन को। अदर यूजेस, अदर यूज क्या क्या है इसका? स्टिमुलेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती है, में ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेप्रेसी एंड ल्यूकीमिया, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है लेप्रेसी और ल्यूकीमिया के अगेंस्ट भी। फिर हमारा एक और वैक्सीन टाइप आती है जो कि है VPM1002। इट इज अ रिकॉम्बिनेंट बीसीजी वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट बीसीजी वैक्सीन है अंडर फेज सेकंड ट्रायल, जो कि अभी ट्रायल में चल रही है। It is prepared by replacing the urease C encoding gene from Listeria monocytogenes, which improves its immunogenicity, promotes phagocytosome fusion। तो इसमें क्या होता है? हम लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स का यूरेज सी इनकोडिंग जीन यूज करते हैं, जिससे हमारा इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ जाती है हमारी, और इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ जाएगी तो हमारा जो फेगोलाइसोसोम फ्यूजन पैथोजेनेसिस में नहीं हो रहा था वो होने लग जाएगा, और हमारा बैक्टीरिया जो है डाई हो जाएगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए पढ़ते रहो।